Hello everyone. Today we are continuing our chapter infrastructure. हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया तक पढ़ लिया था. एनर्जी पोर्शन नेक्स्ट टॉपिक है जो डिलीटेड पोर्शन है. आपको मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का था, इकोनॉमिक और सोशल. तो इसमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एनर्जी पोर्शन डिलीटेड है. हम आज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज हेल्थ सेक्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आपको मालूम ही है हेल्थ हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा साउंड फिजिकल रहेगा, मतलब हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे. इसका मतलब हम में कोई भी बीमारी नहीं है. तो गुड हेल्थ जो होती है वो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा देती है और हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज कर देती है. दैट मीन्स हम ज़्यादा बेटर वर्कआउट कर सकते हैं और हमारी मेंटल एबिलिटीज़ भी सुधार देती है. हमारी सोचने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है. तो आज हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आई. तो सबसे पहले हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. सबसे पहले हमारी कंट्री में डेथ रेट कम हो गया. पहले डेथ रेट हाई था क्योंकि मेडिसिन्स नहीं थी. अब डेथ रेट कम होता जा रहा है. लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट है जिससे लोग तुरंत डेथ नहीं होते. आज हमारी कंट्री में एड्स, कैंसर, टीबी, इवन अब देखो कोविड की भी वैक्सीनेशंस आ चुके हैं. दैट मीन्स डेथ रेट हमारी कंट्री में कम हो चुका है. रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा हुआ है तो विद इन 1 ईयर पहले बहुत ज़्यादा डेथ होती थी क्योंकि उस समय वैक्सीनेशंस नहीं थे. आज अभी हम ऐड में देख रहे हैं पावर बूस्टर वैक्सीनेशन आ गया है बच्चों का, 6 लेवल की बीमारियों को एक साथ कवर अप कर रहा है. तो वही आज हमारी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हो गया. दैट मीन्स बच्चे जल्दी डेथ नहीं होती बच्चों की. राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ. पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी. 32 ईयर्स 40 ईयर्स में लोगों की डेथ हो जाती थी. आज लोग 60 70 80 ईयर्स तक भी जिंदा रह रहे हैं. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो गई है. देन कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस. बहुत डेडली डिजीजेस मीन जिनकी कोई सेफ्टी नहीं है, जिनकी कोई बीमारी दवाइयाँ नहीं थी उस समय, आज उन सब की दवाइयाँ भी बन गई हैं. तो आज हम मेडिसिन सब चीज़ों की अवेलेबल हो गई है, इसीलिए आज डेडली डिजीजेस से भी हम लोग सेफ हो चुके हैं. डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. अंडर 5 ईयर्स की एज में भी बच्चों की डेथ बहुत थी, तो वो भी हमारी कंट्री में सुधर गई है. तो हमारी कंट्री में हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं. हमारी कंट्री में 1951 में ओनली 28 मेडिकल कॉलेज थे. आज 2017 में 460 मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं. तो सोचो कितना मेडिकल सेंटर सुधर गया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पहले 2694 थे, अब 25,778 हो गए. शॉप्स, डिस्पेंसरीज, नंबर ऑफ रेशो देखिए, नंबर ऑफ बेड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने हो गए. एलोपैथी डॉक्टर्स भी कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. नर्सेस के कोर्सेज में भी नर्सेस कितनी ज़्यादा हो गई हैं. पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी इंक्रीज हो गए हैं. सब सेंटर्स, सीएचसी, ये सारे सेंटर्स हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गए हैं. दैट मीन्स हमारी कंट्री का हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है. नाउ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया. हेल्थ सिस्टम इन इंडिया को इनने 3 टायर्स में बांटा है. हेल्थ सेंटर पहला टायर है पीएचसी, सीएचसी एंड सब सेंटर. PSC is primary health center, CSC is community health center and sub centers. जो हमारी कंट्री में सबसे पहले छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले रहते थे. तो जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री में खुलते थे मोस्टली वो स्मॉल टाउन्स में होते थे. जैसे अभी भी हम लोग कहें तो छोटे छोटे गाँव में बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ही होते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता, उनको बाहर जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए. फिर ये सेंटर्स जो हैं यहाँ पे फोकस करा जा रहा है एजुकेशन को इन एरियाज़ में, ताकि लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो हेल्थ सेंटर्स
बढ़ेंगे, लोग इम्यूनिटी पावर के बारे में सोचेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में सोचेंगे। जैसे कोविड आने के बाद सब ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता लग रही हैं? हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेस्ट है तो हमें कोविड भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों को एजुकेशन सुधारेगी, तो इसीलिए एजुकेशन को भी उनने इम्पोर्टेंट रखा है। फिर उनने कहा है आपको पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम स्टार्टिंग मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फोकस कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। सेकेंड टायर है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड कर दिया, मतलब अब वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे पहले सारी ट्रीटमेंट नहीं होते थे, अगर उन हॉस्पिटल्स में अब सर्जरी होने लगी है, ऑपरेशंस होने लगे हैं, मशीन्स आ गई हैं, ईसीजी वगैरह चेक होने लगा है, एक्सरे वगैरह की मशीन आ गई हैं, सोनोग्राफीज चेक होने लगी हैं, तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अगर चीज़ें सुधर जाती हैं तो वो आ जाता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर ये मेनली गांव में होते हैं, जहाँ पे स्मॉल डॉक्टर्स ही अपना क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं, एक शॉप में, ऐसे ही उन्होंने शॉप जैसा खोल के रखा है और सब डॉक्टर्स के पास जाकर ऐसी दवाई लेते हैं, उनके पास कोई मशीन्स नहीं होती हैं। तो गांव एरिया में ऐसे ज़्यादा एजुकेटेड डॉक्टर्स भी नहीं होते, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहलाते हैं। फिर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको मॉडर्न मशीन्स अवेलेबल होने लगी हैं। और टर्शरी हेल्थ सेंटर, बड़े बड़े शहरों में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एम्स वगैरह, ये जो है आपके बंसल वगैरह, जहाँ पूरी सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को क्या कहा जाता है? आपका टर्शरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपकी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है ना। प्राइवेट सेक्टर, हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेंटर को प्रमोट कर रहा है। 80% जो है वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से ही सुधार हो रहा है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है पूरी कंट्री में 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स के ही हैं। 2/5 बेड्स अवेलेबल प्राइवेट हॉस्पिटल से ही हो रहे हैं। 60% डिस्पेंसरीज जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स की हैं हमारी कंट्री में। ज़्यादा से ज़्यादा 80% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही कर रहे हैं। रूरल एरिया में भी प्राइवेट हेल्थ सेंटर ही बड़ा है, अर्बन एरिया में भी। रूरल में 78% प्राइवेट सेक्टर है, तो अर्बन में 81 प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद आपको कहा है प्राइवेट सेक्टर जो है एक मेन डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है आज की कंडीशन में मेडिकल एजुकेशन में। मेडिकल हॉस्पिटल्स भी खोले हैं तो वो भी मेनली प्राइवेट खुलते जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। प्री में इतना नहीं था, बट पोस्ट टाइम पीरियड में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ता जा रहा है। आज हमारी कंट्री में अगर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर नहीं होता तो मीन्स हमारी कंट्री की हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी होती। हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज का मतलब क्या होता है? हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट हो रही है इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में, और ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हमारी हो रही हैं उससे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, जिसमें स्पेशल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट बेटर हो गया, फिर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया, एपिडेमिक डेथ हमारी कम हो गई। इन सारी चीज़ों से हमें पता लग रहा है हमारा हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। हेल्थ सेक्टर में सबसे पहली पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सेंटर सर्विस। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज टेलिंग अस कि हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग तरीके के हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स देते हैं। सेकंड, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीजेस होती हैं? इसके अंदर एग्जांपल है आपका एड्स, HIV, सार्स आर रेजिंग थ्रू अगली हेड्स। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही हैं, इनका रेशो भी बढ़ता जा रहा है, तो इनको क्योर के भी मेडिसिन बन गई है। पुअर मैनेजमेंट,
पुअर मैनेजमेंट मीन्स अगर आपकी कंट्री में पेशेंट्स हैं तो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा हेल्थ सेंटर, ज़्यादा चार्जेस ले रहा है, तो अब हमारी गवर्नमेंट ने, या क्वैक डॉक्टर्स हैं तो वैसी दवाई दे रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स भी चालू कर दी हैं इनको बेटर करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं हॉस्पिटल्स में, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ अपकीप एंड मेंटेनेंस, तो हमारी कंट्री में मेंटेनेंस पावर भी जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं था हॉस्पिटल्स का, बट अब वो चीज़ों में भी डेवलपमेंट होती जा रही है, कितने अच्छे अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, पूरा उनने अपना वेल मैनेजमेंट कर लिया है। ये सारी चीज़ें पहले प्रॉब्लमेटिक थी। पुअर सैनिटेशन लेवल, सैनिटेशन भी प्रॉपरली नहीं था, बट आज ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स में जाओ, हॉस्पिटल बहुत क्लीन एंड क्लियर रहते हैं, सारी मेडिसिन्स हो रही हैं, 2-2 3-3 टाइम आपके सारे सैनिटेशंस क्लियर हैं, इवन हॉस्पिटल का हर एरिया आपका क्लियर है, सारी मशीन्स हैं, डॉक्टर्स भी बिल्कुल सैनिटाइज होकर वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पहले प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस को हमारी कंट्री ने सुधारा है। जैसे कि सबसे बेस्ट माना जाता था फॉरेन का मैनेजमेंट, फॉरेन के हॉस्पिटल्स जैसे हमें मालूम है इटली बेस्ट माना जाता था, बट अब हमारी इंडिया भी उसमें बहुत ज़्यादा बेटर होती जा रही है। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी स्वच्छ भारत मिशन का जब से ये कैंपेन चालू करा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में या फिर शौचालय वगैरह की स्कीम चालू करी हुई है, जिसके अंडर हमारे यहाँ बहुत से शौचालय बन गए हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें पहले हमारी कंट्री में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं देती थी, तो इन स्कीम से हमारी कंट्री की सैनिटेशन प्रॉब्लम सुधरी है, मेंटेनेंस हुआ है, अपकीप हुआ है, और इवन हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन के कारण जब से अवार्ड्स भी मिलने लगे हैं, तो इन चीज़ों में हमारी कंट्री भी बेटर बनने लगी है, हमारी कंट्री में हर चीज़ में अपने आप को सुधारने लगी है। हमारी कंट्री में भी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की मेडिसिन आ गई हैं। GBD, ग्लोबल बर्डन डिजीज क्या होता है? ग्लोबल बर्डन डिजीज एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है नंबर ऑफ प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज। मतलब आपकी कोई डिजीज है तो प्री मैच्योर मतलब आपकी पहले ही उससे डेथ हो जा रही है, पता भी नहीं लग रहा, तो ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, तो आपका अभी टाइम पीरियड है भी नहीं और उससे पहले ही आपकी प्री मैच्योर डेथ हो गई। जैसे हार्ट के कारण, लंग्स के कारण किडनी फेल हो जा रही है, लोगों को पता भी नहीं है और लोगों की डेथ हो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही हैं। तो ग्लोबल बर्डन डिजीज़ एक इंडिकेटर है जो नंबर ऑफ प्री मैच्योर डेथ का रेशो बता रहा है। तो अब हमारी कंट्री को इन चीज़ों में भी हमारी कंट्री अपने आप को सेफ रख रही है। हमारी कंट्री 1/7 वर्ल्ड पॉपुलेशन की एंटीबियस डिजीज़ के बारे में 20% डिजीज़ को क्योर कर रही है, इन सारी चीज़ों की मेडिसिन बना रही है और इन चीज़ों को बेटर कर रही है। डायरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्फेक्शियस डिजीज़, ये सारी डिजीज़ की बेटर चीज़ें हमारी कंट्री में भी होने लगी है। तो हमारी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधरता जा रहा है। जैसा आपको टेबल में दिया है इंडिया, चाइना, USA एंड श्रीलंका का, तो इस टेबल में भी हम देखें तो हमारी कंट्री का रेशो पहले से अभी बेटर दूसरी कंट्रीज है, बट हमारी कंट्री भी अब डेवलप होती जा रही है। तो हमारी कंट्री इन सब से तो पीछे है, मगर तो भी हम कह सकते हैं हमारी कंट्री सुधर रही है, आगे बढ़ रही है। अब जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर बताता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बच्चे ज़्यादा नहीं जाते, सब एलोपैथिक के बारे में जानते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जबकि आयुष भी अभी हमारे यहाँ बहुत वर्कआउट कर रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जिसके लिए ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, ज़्यादा बच्चे भी एंटर नहीं होते, इसमें ईजिली आपको जॉब भी मिल जाती है। तो ये ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है हमारी कंट्री में बेटर हो रहा है, जिसको हम आयुष कहते हैं। ये फुल फॉर्म में एग्जाम में आता है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धि, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी की मेडिसिन से भी हमारी कंट्री में सुधार हो रहा है। आजकल लोग एलोपैथिक छोड़कर लोग मेडिटेशन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, योगा पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी की चीज़ों पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर्स की दवाइयाँ जो साइड इफ़ेक्ट है और बहुत कॉस्टली भी हैं, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बट आपकी बॉडी को अच्छे से क्योर कर रही हैं।
एलोपैथिक की दवाइयाँ हमारी बॉडी में बहुत हार्म दे रही हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ISM सेक्टर भी इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि इसका बर्थ हमारे इंडिया से ही हुआ है, बट कोई इसको प्रेफर नहीं करता। बट अब आयुष की डिमांड भी हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है, इसलिए आयुष के डॉक्टर्स का रेशो भी बढ़ता जा रहा है। होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आपका लास्ट टॉपिक है रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड। रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड में आपको क्या बताया है, हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली रिच लोगों के फेवर में है, अर्बन एरिया के फेवर में, क्योंकि ये अच्छा हॉस्पिटल्स जो है वो अर्बन एरिया में है और वहाँ के चार्जेस हाई हैं, तो रिच पर्सन ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। रूरल एरिया में तो ये फैसिलिटीज़ भी नहीं है और रूरल पर्सनस उसको अवेलेबल भी नहीं कर पाते। तो 0.36 हॉस्पिटल्स जो हैं 1 लाख पीपल इन रूरल एरिया, वाइल इन अर्बन एरिया दिस फिगर इज 3.6। तो रूरल एरिया में 1 लाख में से बस 0.36% हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जबकि अर्बन एरिया में 3.6% है 1 लाख पे। दैट मीन्स अर्बन एरिया में रेशो बेटर है हॉस्पिटल्स का, रूरल एरिया में मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही बुरी हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो रूरल एरिया में, वहाँ पे आपको एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जिसके कारण लोगों को बाहर भटकना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है तो रास्ते में लोगों की डेथ हो जाती है। इवन रूरल एरिया में ना आपके कोई अच्छे पेडिट्रिशियन है, ना गायनेक है, ना एनेस्थीसिया चेक करने वाले हैं, ना ऑब्स्टेट्रिक्स हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स रूरल एरिया में स्पेशल नॉलेज वाले अवेलेबल नहीं होते, तो जिसके कारण रूरल एरिया तो अभी भी यही पुराने टाइप की प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स एवरी ईयर जो हैं हमारी कंट्री को छोड़कर फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में सैलरी अच्छी नहीं है, या फिर वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। तो और वहाँ उन लोग अपने मनचाहे रेट्स भी लेते हैं, जो बेचारे रूरल एरिया वाले पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिसके कारण ये हमारी कंट्री की सच्चाई है कि अमीर तो अपनी हेल्थ पे खर्च कर सकता है, बट गरीब अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं कर सकता, तो वो बेचारा अभी भी बीमारियों से मर जा रहा है। तो ये हमारी कंट्री में रिच और पुअर डिवाइड है और रूरल और अर्बन डिवाइड है, जो हमारी कंट्री का रियल फैक्ट है। सेम वुमेन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है हमारी कंट्री में, जिसके मेन मकसद है एजुकेशन ना अवेलेबल होना। अभी भी रूरल एरिया में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। जब उनको एजुकेशन नहीं दी जाती तो उनको अपनी बॉडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कौन सा न्यूट्रिशियस ज़रूरी है, कौन सी डेफिशिएंसी उनको हो रही है। फीमेल फोर्टिसाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फीमेल फोर्टिसाइड जो है जल्दी मैरिज के कारण हो जाती है, तो जिसके कारण वुमेन्स की डेथ भी जल्दी हो रही है। इसीलिए अब हम देखा जाए तो हमारी कंट्री में एक डिसीजन अच्छा हुआ है कि वुमेन गर्ल्स एज मैरिज एज 18 ईयर्स की जगह 21 एज कर दिया है, जिससे कम से कम वुमेन्स की भी बॉडी सेफर जोन में आ जाएगी और वो भी अपनी केयरिंग कर सकती है। तो हमारी कंट्री में होप पहले से तो सुधरा है, बट अभी भी बहुत सी चेंजेस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर। So hope all the things are clear to everyone. Keep studying.